रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेहमान ख़ुसूसी जनाब प्रोफेसर मंजर हुसैन साहब, जो हमारी दावत पर सेहत अच्छी ना होने के बावजूद हम लोगों ने कहा कि सर आइए हमारे तलबा से मुलाकात कीजिए, कुछ खिताब फरमाइए। तो उन्होंने माजरत के बावजूद किया और आए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के माहिर इक़बालियात में उनका शुमार है और इक़बाल पर भी हम लोगों ने उनसे लेक्चर सुना है। लेकिन जिस तरह का उनका लेक्चर इक़बाल पर होता है, आज वैसा लेक्चर सेहत की वजह से भी कह लीजिए और माइक की वजह से भी कह लीजिए, वैसा नहीं हो सकता। इसका हम सबको एहसास है। और ये बात इसलिए मैं आपके सामने मैंने रखा कि जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि सर का इंतखाब इस टॉपिक के लिए यूँ ही हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन इस अलालत के बावजूद सर ने जो मवाद और मटेरियल आपके सामने पेश किया है वो बहुत ज़्यादा है आपकी मालूमात के लिए, आपकी समझ के लिए और आपकी जानकारी में इजाफा है। ये तो हमारे मेहमान ख़ुसूसी के ताल्लुक़ से बातें थी, लेकिन हमारे प्रोफेसर अम्बस्टा जी ने जिस अंदाज से अपनी बातें रखी हैं, बिलखुसूस मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक फ़िलोसफ़ी के प्रोफेसर हैं। हम मानते हैं कि एक फ़िलोसोफ़र की हैसियत से अल्लामा इक़बाल को उन्होंने पढ़ा था या पढ़ा होगा, लेकिन जिस बारीक पॉइंट पर वो चले गए, आज जिस बारीक नुक्ता को उन्होंने बयान करना शुरू किया, और वो पॉइंट अपने आप में इतना पेचीदा है कि ना सिर्फ अम्बस्टा साहब इसमें गलता वो पेचा खा सकते हैं, बल्कि इस टॉपिक पर कम अज़ कम 1000 लोगों ने किताबें लिखी हैं और हज़ारों बार इस पर डिबेट हुआ है। अल्लामा इक़बाल के 2 कौमी नज़रिए पर कि अल्लामा इक़बाल का ये 2 कौमी नज़रिया सही था या गलत। छेड़ा ज़रूर था अम्बस्टा साहब ने, लेकिन हकीकत यह है कि कंट्रोल उनसे भी नहीं। और मैं चाहता हूँ अपनी बातों में कुछ देर मैं इस पॉइंट पर भी बात करूँ, लेकिन उससे पहले ये जो अल्लामा इक़बाल का ये शेर है कि इक़बाल तेरी कौम का इक़बाल खो गया, इक़बाल तेरी कौम का इक़बाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। इक़बाल अपनी पूरी ज़िंदगी ने वक्फ कर दिया था कौम के लिए। वो कौम को लेकर के जिंदा हुए और कौम को लेकर भी मर भी गए, कौम को लेकर भी मरे और अपने भी हुए। माइक बड़ा गड़बड़ कर, आवाज आ रही है सबको।
अल्लामा इकबाल ने, जैसा कि अभी हमने एक शेर कौम के हवाले से मैंने आपके सामने पेश किया, वो अपने फिलॉसफी और अपने तफक्कुर और अपने तदब्बुर में कितना गलता और पेंचा थे कि उन्होंने एक मौके पर कहा था, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। उसको एहसास था अपनी गलती, उसको अंदाजा था अपने फिलोसफी का। बड़ी बड़ी बातें तो हम करते हैं और हमारी बड़ी बड़ी बातों में लोग उलझे हुए हैं, लेकिन वो हकीकत में था बहुत बड़ा मुतब्बिर, था बहुत बड़ा मुफक्किर। और जो लोग बड़े लोग होते हैं उनकी परेशानियां भी बड़ी होती हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनकी परेशानियां भी बड़ी होती हैं। वो ना बहुत आगे जा सकते हैं, वो ना बहुत पीछे आ सकते हैं। जैसा कि अम्बस्टा साहब का मैंने जिक्र किया कि सभी छेड़ा था दो कौमी नजरिए को, और हमारे मंजर साहब ने ये साबित किया है कि अल्लामा डॉक्टर इकबाल वो शख्स है जिन्होंने हिंदू मज़हब के सपोर्ट में नज़में कही, जिन्होंने बौद्ध मज़हब के ताल्लुक से मज़हब कही है, जिन्होंने गुरु नानक मज़हब पर नज़में कही हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की मोहब्बत में नज़में कही हैं। उनकी नज़रों में जो पहला दौर था वो कहीं से किसी तरह की इस तरह की बातें नहीं आती। दो कौमी नजरिए का जो ये फलसफा है और ये उस पर थोपा गया है, सबसे बुनियादी तौर पर ये बात ही है। बल्कि ये कह लीजिए कि उनको मोहरा बनाएंगे। सर ने जैसा कि शुरू किया था अपने भाषण में कि अल्लामा इकबाल कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं रहे, और उस वक्त जब अंग्रेज़ों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई और देखते देखते पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई, और अंग्रेज़ों ने जब देख लिया कि इस कांग्रेस के बैनर तले चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एकजुट होते जा रहे हैं और ये कामयाबी के साथ अपना काम करते जा रहे हैं। उनको लगा कि अब हम संभाल नहीं सकेंगे, अब इस देश को हम संभाल नहीं सकेंगे। तब जाकर के जो उस वक्त के मुस्लिम तबका के दानिश्वर लोग थे, बड़े लोग थे, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले उनसे मुलाकात, और सिर्फ अंग्रेज़ों ने उनसे ये बात कही, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये तो हिंदुओं की पार्टी है, ये तो हिंदुओं से मुताल्लिक बातें करती है। अगर ये पार्टी कल होकर के आगे कुछ कामयाबी मिलती है तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ अंग्रेजों ने इतनी सी बात रखी, बिल्कुल शुरुआती उसके बाद ड्रामा शुरू हो गया। सर सैयद साहब ने सिर्फ ये काम किया था कि मुसलमान तालीमी एतबार से बहुत पीछे जा चुके हैं। उन्होंने सिर्फ एक आवाज़ बुलंद की थी तो तालीम के लिए बुलंद की, देश के लिए नहीं बुलंद। लेकिन उसको तालीमी मैदान में कुछ करना था, उसको तालीमी इदारे के लिए ज़मीन एक्वायर करनी थी, उसके लिए उसको जगह चाहिए थी, जिसकी वजह से वो अंग्रेज से करीब हुए। और अंग्रेजों ने यह दाव खेल दिया कि जमीन तो हम आपको दे देंगे, लेकिन थोड़ा सपोर्ट नहीं मिला। इस तरह से सर सैयद साहब ने
अंग्रेज को सपोर्ट करने पर मजबूर हुए। अलीगढ़ की वो सारी जमीन अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत में सर सैयद साहब को अता की और इस तरह से सर सैयद साहब दरपर्दा अंग्रेजों के सपोर्ट में आ गए और लोगों को यह गलतफहमी हो गई कि सर सैयद साहब अंग्रेजों को सपोर्ट करें। यह सिलसिला आगे बढ़ता है। इस बीच में अंग्रेजों ने दूसरा कार्ड ये खेला कि बंगाल का ये जो बड़ा इलाका है जिसमें मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी, इसको इन्होंने सोचा कि दो पार्ट में करके हम इसको डिवाइड करते हैं। वेस्ट बंगाल की तरफ मुसलमानों की अक्सरियत चली गई और ईस्ट बंगाल की तरफ हिंदुओं की अक्सर आ गई। वेस्ट बंगाल में हिंदू थे, ईस्ट बंगाल में उल्टा बन। हाँ उल्टा अच्छा उल्टा हो गया बराबर। तो ये कार्ड वो दूसरा कार्ड खेला उन्होंने बंगाल बोलो जो। हाँ और इस तरह से बंगाल के जो मुस्लिम थे वो तो बहुत हद तक खुश हुए, हमको तो कुछ मिला। और इस तरह से जाके 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग के बैनर तले पहली कॉन्फ्रेंस हुई, जबकि उस कॉन्फ्रेंस को होने से पहले शर्त ये रखी गई थी कि सियासत की कोई बात नहीं है। लेकिन 3000 पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों के दानिशवरान पहुंचे और वहां फिर सियासत पे बात हो गई। सियासत पे बात हो गई और रियासत पे बात हो गई कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि मुसलमानों को कुछ हैसियत दी जाए, मुसलमानों को कुछ माना जाए और इसको भी किसी शुमार में रखा जाए। ये बात पूरे हिंदुस्तान में आग लगने की तरह से फैल गई और महात्मा गांधी जी के अंडर और बैनर तले ये जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, किसी हद तक ये मजबूर होने लगी और किसी हद तक ये कमज़ोर पड़ने लगा। तब जाकर के लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। अब लखनऊ पैक्ट में सारे मुसलमान और सारे हिंदू एकजुट होकर बैठते हैं और कंप्रोमाइज करते हैं कि अंग्रेजों ने जो चाल चली है डिवाइड एंड रूल की, उसको हम लोग समझें और हम लोग एकजुट होकर के अपने मकसद के लिए, अपने मिशन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें, तभी हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। इस तरह से लखनऊ पैक्ट हुआ और फिर दोबारा हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ खड़े हुए। लेकिन उस वक्त भी मुसलमानों की तरफ से एक शर्त थी कि सेपरेट इलेक्टोरल इलेक्शन होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरल इलेक्शन का उस वक्त का मतलब था कि हमको 3 हिस्से में एक हिस्सा मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व हो और जिस इलाके से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होगा वहाँ से कोई हिंदू कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता और ना कोई हिंदू वहाँ वोट डाल सकता। मुसलमान ही खड़ा होगा, मुसलमान ही वोट डालेगा। हालांकि ये एक मुतालबा था और ये भी बहुत दिनों तक नहीं चल सका। इस तरह से दो कौमी नजरिए की बुनियाद अंग्रेजों ने डाली और फिर अंग्रेज डालने के बाद वो तो पीछे हट गए, लेकिन एक बुनियाद डालने के बाद क्या आलम होता है और क्या हश्र होता है, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ आपके सामने।
मिसाल समझाने के लिए सिर्फ मैं आपको एक मिसाल ये देता हूँ कि एक साहब मान के चलिए कि 20,000 की नौकरी कर रहे, उसका एक दोस्त उससे बोलता है कि इस महंगाई के दौर में यार तुम 20,000 की नौकरी साहब के दुकान पे कर ले, इससे क्या तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा? अरे उससे मुतालबा करो कि तुम्हारी सैलरी बढ़ाई जाए, तनख्वाह कुछ बढ़ा दे। कल हो करके जैसे वो मालिक के पास पहुंचता है और मालिक से बोलता है कि साहब महंगाई का ज़माना है, इस 20,000 में गुजारा नहीं है, हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। मालिक बोलता है साहब ये प्राइवेट काम कर रहे हो तुम, 20,000 तो बहुत मुश्किल से मैं दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा नहीं बनता है तो तुम छोड़ सकते हो। और वो 20,000 की नौकरी छोड़ करके रोड पे चला। पता चला कि वो 20,000 की नौकरी भी दोबारा उसको नहीं मिल रही। अब सिर्फ मैं मिसाल के तौर पर कि एक बात उसके एक दोस्त ने उसके दिमाग में डाल दी कि तुम 20,000 की नौकरी कर रहे हो, इसमें सर इसमें कर रहे हो, इससे तो बहुत अच्छा कर सकते हो। और 20,000 की नौकरी छोड़ने के बाद वो भी लाले पड़ गए। वही हाल यहाँ हुआ। अंग्रेजों ने राह दिखाई गोया के मुसलमानों, और उस झांसे में मुसलमान आए और मुसलमान तो पीछे हट गए, यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल भी पीछे हट गए, लेकिन कुर्सी के चक्कर में फिर जिन्ना ने कंप्रोमाइज नहीं। इसलिए कि अल्लामा इकबाल का टॉपिक इंसानियत है और इंसानियत टॉपिक कलाम पाक का, वही कलाम पाक ले करके अल्लामा इकबाल उठते थे और बैठते थे। अभी फिलोसफी की बात हो रही है, सारी फिलोसफी का आधार और मदार अल्लामा इकबाल का कलाम पाक। उसकी कोई भी फिलोसफी उठा लीजिए वो आपको कलाम पाक में मिलेगा। कलाम पाक से वो किस तरह से फिलोसफी लेते हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने। उनके एक मिलने जुलने वाले पाकिस्तान में प्रोफेसर सैयद नज़ीर नियाज़ी हैं। एक दिन उन्होंने अल्लामा इकबाल से कहा, ये जो आपके फलसफे हैं, खास रूप से खुदी, ये आपने कहाँ से लिया? लोग तो अंदाज़ा लगाते हैं कि आपने फलां से लिया होगा, फलां से लिया होगा, फलां से लिया होगा। किसी ने ऋषि का नाम लिया, किसी ने गिप्सी का नाम लिया, किसी ने अरस्तु का लिया, किसी ने लेट का लिया, किसी ने अरस्तु का लिया, किसी ने सोक्रात। तो कहा कि ऐसा है, अगर तुम जानना चाहते हो तो कल डायरी में लेके आओ। अब दूसरे दिन जब प्रोफेसर सैयद नज़ीर नियाज़ी पहुंचते हैं तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि थोड़ा ऊपर से वो जो किताब नजर आ रही है मोटी सी, ऊपर निकालो। निकाल के लेके आए तो जैसे कलाम पाक। अल्लामा ने कहा कि सूरह हश्र खोलो, और सूरह हश्र की आखिरी रुकू की दूसरी आयत खोलो। दूसरी आयत में है वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। दूसरी आयत का तर्जमा ये हुआ कि जिन लोगों ने अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह की हिदायत को, अल्लाह के फरमान को भुला दिया है, अल्लाह ताला उसको अपनी ज़ात से भुला देते। फिर ना उसकी अक्ल काम करती है, ना उसको कुछ समझ में आता है, ना उसको अपनी आँखों से कुछ दिखाई देता है, ना उसको अपने कानों से कुछ सुनाई पड़ता है। उसकी हैसियत जानवरों की सी हो जाती है, बल्कि उससे भी वो बदतर हो जाते हैं। तो कहा कि यहाँ से हमने लिया है फिलॉसफी। जब इंसान एक अल्लाह ताला के अहकाम को बनाता है तो जानवर बन जाता है, वो इंसान नहीं रहता। तो इस तरह से उसकी, चाहे वो मर्द मोमिन की फिलॉसफी हो, चाहे शाहीन हो, चाहे खून जिगर हो, जो भी फिलॉसफी आप अल्लामा इकबाल की उठा ले, वो सब के सब आपको कलाम पाक में मिलेगा। तो बहरहाल
जैसा कि मैंने कहा, ये दो कौमी नज़रिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा उलझा हुआ है और इसमें बहुत से इन्वॉल्व हैं। सिर्फ अल्लामा इकबाल को कसूरवार ठहराना कहीं से मुनासिब नहीं होगा। हल्का सा मैंने बैकग्राउंड पेश किया, इसमें अंग्रेज़ कितना इन्वॉल्व थे, इसमें ढाका कॉन्फ्रेंस के नवाब सलीमुल्लाह कितनी इन्वॉल्व थे, इसमें सर सैयद कितनी इन्वॉल्व थे, इसमें जिन्ना कितनी इन्वॉल्व थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या आग लगाई है, उसका क्या सपोर्ट रहा है, बड़ा उलझा हुआ मसला। बहरहाल ये गलती बहरहाल कहीं से ना कहीं से हुई है और ये देश तकसीम हुआ है और आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये हक है कि जितना वो भुगत रहे हैं उतना हम नहीं भुगत रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे।